ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम वापस से अपनी सारी न्यूज़ को कवर करेंगे, जो कि हम करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी न्यूज़ आई है हमारे मतलब कि जो ग्रीनलैंड वाला टॉपिक चल रहा है ना, यूएसए और ग्रीनलैंड का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, उसको लेकर जो है बातचीत थोड़ी आगे हुई है। और बातचीत में हुआ क्या है कि ब्रिटेन इन टॉक्स विथ नाटो टू काउंटर रशिया एंड चाइना इन आर्टिक रीजन। ठीक है, तो वही चीज़ हमेशा की तरह सामने आई है। क्या चीज़ सामने आई है कि भाई जो यूएसए है, ठीक है, और ब्रिटेन है, ठीक है, अब वो साथ में मिलके प्लान कर रहे हैं ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के लिए। और उसके लिए जो ब्रिटेन जो है वो बातचीत करेगा नाटो कंट्रीज से, क्योंकि अगर यूएसए करेगा तो नाटो कंट्रीज तो गुस्सा है, लेकिन ब्रिटेन जो है एक न्यूट्रल प्लेयर की तरह बातचीत करेगा इनसे और उनको समझाएगा कि भाई जो रशिया और चाइना है, ठीक है, वो अगर हम ग्रीनलैंड पे अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो रशिया और चाइना जो है इसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कब्जा कर लेंगे। ऐसा ब्रिटेन का प्लान है, जो कि प्लान बेसिकली पता है कि प्लान सबको पता है कि प्लान यूएसए का है, लेकिन उसको बातचीत में लाएगा ब्रिटेन, ताकि यूएसए को दिक्कत ना हो। अब ये देखने वाली बात होगी कि ब्रिटेन जो है कैसी बातचीत करता है नाटो कंट्री दूसरी नाटो कंट्री के साथ में, ताकि ये ट्रम्प का प्लान वो जो ट्रम्प का जो प्लान है, ठीक है, रशिया को और चाइना को काउंटर करने के लिए, क्या वो सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, ये टाइम बताएगा। लेकिन वो टाइम तब बता पाएगा जब ब्रिटेन उसको बातचीत को अच्छे से करेगा, तब वो प्लान टाइम बता पाएगा ना, क्योंकि टाइम तभी आएगा जब बातचीत हो पाएगी। तो अभी के लिए क्या है, अभी के लिए बातचीत करना स्टार्ट किया है उन्होंने। ठीक है, और रशिया की अगर बात करूँ मैं, रशिया के देखो अगर आप थोड़ी लोकेशन की बातचीत करूँ मैं, तो आप लोग देखो यहाँ पे, जैसे ये रशिया है, ठीक है, ये यूएस का अलास्का रीजन है, ये कनाडा आपका है, यूएसए का पार्टनर ही है वो। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पे रशिया आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ग्रीनलैंड देखो यहाँ पे है, ठीक है, ये पूरा आर्टिक आर्टिक या ओशन है, पूरा पूरा आर्टिक रीजन है। तो बेसिकली यूएसए का प्रेजेंस है आपस में। ठीक है, ये आपका पूरा देखो रशिया रहा, ये रशिया है, ये यूएसए का रीजन है, जो वहाँ पे यूएसए का पार्ट है। ठीक है, तो रशिया यूएसए पास पास में है, और दोनों की नज़र है ग्रीनलैंड पे। ठीक है, ये रशिया की और यूएसए की, एंड दोनों की जो है नज़र है वहाँ पे ग्रीनलैंड पे। और चाइना बोलता है कि हम तो उससे मतलब कि रखते हैं। अब चाइना जो है रशिया के पीछे है, रशिया चाइना दोनों लगे पड़े हैं, और यहाँ पे यूएसए और यूके मतलब यूके मतलब कि ब्रिटेन लगा हुआ है, दोनों लगे पड़े हैं। अब देख रहे हैं कौन जीता है कौन हारता है इस रेस में। ठीक है, तो इसके साथ में एक चीज और हुई, ब्रिटेन ने जो है आर्कटिक रीजन में अपनी सर्विलांस को और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और टेम्पररी चीजों के लिए किया है कि चाइना रशिया को काउंटर करेंगे। तो हो सकता है कि अब यूएसए के साथ में ब्रिटेन दोनों कंट्री मिलके ग्रीनलैंड को एक्वायर करें, ऐसा हमको देखने को मिल सकता है। अगर मिलिट्री सपोर्ट आता है ब्रिटेन से, तो ऐसा हमको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल कोई इसमें द्वारा जो है नहीं, मिल सकता है बिल्कुल। ठीक है, वो देखते हैं आगे क्या होता है। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है इलॉन मस्क की गॉक एआई की तरफ से। तो गॉक एआई अभी क्या है, मलेशिया और इंडोनेशिया में ब्लॉक हो गई है बिकॉज ऑफ द सेक्सुअलाइज्ड एआई इमेजेस। तो अभी के टाइम पे हुआ क्या था, जो गॉक एआई है, ठीक है, उस पर एक नया फीचर आया था। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ कि एआई कैसे काम करता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे कोई भी एआई टूल होता है, ठीक है, अ, तो हम जैसे कोई पर्टिकुलर कमांड उसको देते हैं, ठीक है, उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, जो प्रॉम्प्ट देते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है, तो प्रॉम्प्ट हम उसको देते हैं। तो होता क्या है कि वो प्रॉम्प्ट यानी प्रॉम्प्ट जो होता है, मतलब प्रॉम्प्ट जो होता है पर्टिकुलर टेक्स्ट होता है, ठीक है, पर्टिकुलर टेक्स्ट जो होता है वो होता है। ठीक है, अब जब प्रॉम्प्ट वो हम लिखते हैं, तो उस प्रॉम्प्ट में पर्टिकुलर वर्ड्स हम सेलेक्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा कर दो, वैसा वैसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उस इमेज को ऐसा कर दो, उस इमेज को ऐसा कर दो। तो उस प्रॉम्प्ट में ही ऐसा प्रॉम्प्ट लोगों ने बनाया था, और उसी की वजह से जो है गॉग उस पर्टिकुलर कमांड पे वो ऐसी इमेज जनरेट कर रही थी, जो कि सेक्सुअली सेक्सुअलाइज इमेज थी बेसिकली। वो गर्ल्स की क्लॉथ नहीं है उसमें, है ना, और भी चीज़ें हैं जो आप लोग समझ रहे होंगे। तो वो चीज़ें जो है उसमें थी, और इसी की वजह से मलेशिया और इंडोनेशिया ने इसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, और आप लोगों को याद होगा इंडियन गवर्नमेंट ने भी वार्निंग दी थी कि ऐसी चीज़ें बंद करो आप, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये जो है गॉग के लिए काफ़ी कंसर्निंग पॉइंट सामने निकल के आ रहा है। ठीक है, और नॉट ओनली गॉग एआई की, बाकी जो एआई है, चैट जीपीटी हो गई आपकी, ठीक है, परप्लेक्सिटी हो गई आपकी, है ना, और भी चाइनीज एआई जो है आपकी बाकी सारी कंट्रीज की। तो अब उनने भी
जो है उनको भी देखना पड़ेगा कि अगर जैसी कंडीशन गॉग की अगर हुई है, अगर गॉग ने गलती यही तो की कि टाइमली उसको खत्म नहीं किया, हल्के में ले लिया, तो अब 2 कंट्री में बैन हो गए। अब स्लोली स्लोली हर कंट्री में बैन हो जाएंगे अगर इसने कुछ चेंज जल्दी नहीं किया तो वही चीज अब बाकी कंपनी भी देख रही है, दूसरी कंपनी जो एआई कंपनी है वो देख रही है कि हमारी एआई गलती तो नहीं कर रही है, ऐसी कर रही है तो हटा दो उसको। ठीक है, तो अब जो है गॉक एआई मतलब कि गॉक एआई ने अब बेसिकली इलॉन मस्क ने जो है अब एक्शन लेना स्टार्ट किया है, अकाउंट को ब्लॉक करना शुरू किया है, जैसे जो प्रॉम्प्ट बना बना के डालते हैं करके। तो अब क्या होता है जब आपका नुकसान हो गया 2 कंट्री में, टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया। और आप लोग जानते हो ना, एक दिन वो जो एआई का टेक्नोलॉजी का जो पूरा सिस्टम होता है वो दिन के हिसाब से पैसे बनाता है, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ये कंपनी का, तो वो चीज़ है। ठीक है, विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है कि भाई 36 हाँ, तो 3602 करोड़ आपके इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, वो हो रहा है व्हाट चेंजिंग एट 101 रेलवे स्टेशन इन वेस्ट बंगाल अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है, तो अमृत भारत स्कीम स्कीम के अंदर इतने पैसे खर्च करके वेस्ट बंगाल के 101 रेलवे स्टेशन को चेंज करने का प्लान जो है। ठीक है, तो अब हम बात करें कि जो अमृत भारत है हमारा, उसका ये रेलवे स्टेशन स्कीम ये कैसी है, तो पता है ये इंडियन रेलवे की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड बेसिकली। तो जीओआई की जो स्कीम है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर स्कीम जो है, इसमें स्कीम में जो पुराने रेलवे स्टेशन है ब्रिटिश, जैसे हमारे कुछ ब्रिटिश एरा के स्कीम हो गए, वो हो गए स्टेशन। ठीक है, इन सारे जो है स्टेशन को न्यू बनाने का प्लानिंग है। ठीक है, और उसकी स्कीम के अंदर अब बारी है वेस्ट बंगाल को चेंज करने की, है ना। आपने यूपी का देखा होगा, लखनऊ वाला यार वो सॉरी लखनऊ का वो वाला जो न्यू बना है अभी रेलवे स्टेशन, वो इसी स्कीम के अंदर बना हुआ है। मतलब गवर्नमेंट कंपनी को, नो डाउट उसमें स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, लेकिन बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे चला रही है, तो वही है। तो बेसिकली ये सारी जो नए नए आप लोग देख रहे हो ना रेलवे स्टेशन, इसी इसी स्कीम के अंदर आते हैं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर जो है आते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब जब वेस्ट बंगाल में चीजें स्टार्ट हो रही हैं, तो उसमें मतलब कि जो अब आप लोगों को पता होगा, उसमें पॉलिटिकल बातें में जो है मैं नहीं करता हूँ, बट द पॉइंट इज दैट अभी वेस्ट बंगाल में सरकार है अपोजिशन की। ठीक है, तो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में जो है चीजें तो आएंगी, लेकिन अभी के लिए इन्वेस्टमेंट की जो है न्यूज आ चुकी है, इन्वेस्टमेंट तो होगा। तो देखते हैं इसको कैसे मिनिस्ट्री एग्जीक्यूट करती है और कैसे चीजें सामने निकल के हमारे सामने आती हैं, और वेस्ट बंगाल की कंडीशन फिर कैसे चेंज होती है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूपी के काफी रेलवे स्टेशन को सुधारा है। ठीक है, राजस्थान में भी काफी चेंज मिनिस्ट्री ने किया है, नॉर्थ ईस्ट में भी काफी किया है, तो अब बारी वेस्ट बंगाल की है। तो अब देखने वाला पॉइंट होगा भाई यहाँ पे कैसे चेंज होते हैं और कैसे इन इन सारे स्टेशन को बनाया जाता है। बेसिकली अमृत भारत वाला स्कीम है, जो स्कीम है, इस स्कीम की खास बात पता क्या है? खास बात ये है कि ये पहली बात तो ये है कि जो मॉडर्न स्टेशन है वो तो बनाती है नो डाउट, लेकिन साथ में पर्टिकुलर चीज जो जैसे होती है उसको भी रिप्रेजेंट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपके किसी आपका शहर है, फॉर एग्जांपल मैं मानते चलता हूँ कि वेस्ट बंगाल भी है, कोलकाता है। ठीक है, मान लो कोलकाता है। अगर कोलकाता का रेलवे स्टेशन दोबारा बनेगा बन रहा है, तो वहाँ का जो स्पेशल चीज़ है, कल्चर हो गया वहाँ का, या फिर मिठाई कुछ हो गई, तो वो चीज़ को वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं उस वॉल पे। उसके वॉल पे करेंगे रिप्रेजेंट, या उसके जो गेट होता है ना रेलवे स्टेशन का, जहाँ से हम लोग एंटर करते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, उसके बाहर लगा देंगे सारी चीज़ों को कि ऐसा ऐसा है। तो बेसिकली जो लोग बाहर से भी आएंगे ना किसी स्टेट में, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये वेस्ट बंगाल है और हम वेस्ट बंगाल में आ चुके हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ में उसके कल्चर को दिखाएंगे। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा? पहले फायदा ये होगा कि जो लोग लोकल के मतलब कि जो इंडिया के ही है, वो अगर वेस्ट बंगाल जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ हम इस जगह पे हैं और इस जगह में इतनी जो है फेमस जो है चीज है यहाँ पे। अब इसके साथ में दूसरा फायदा होगा कि जो फॉरेन लोग आते हैं किसी स्टेट में, मान लो अगर वेस्ट बंगाल गए, कोई बाहर से आया, मान लो यूएस से आया, रशिया से आया, किसी कंट्री से आया। ठीक है, तो अगर वो यहाँ पे आया तो उसको भी पता चल जाएगा कि हाँ यार ये वेस्ट बंगाल है, ये राज्य ऐसा है इंडिया का, इसमें ये पर्टिकुलर चीज फेमस है। तो उस तरह से इसको बनाया गया है, इसीलिए इसको बोला गया है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। मतलब कि भारत का अमृतकाल, और अमृतकाल में बने हुए ऐसे स्टेशन जो इंडिया के हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, हर स्टेट के अंदर, ऐसे इस स्कीम की मतलब है। ठीक है, विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है।
प्रोजेक्ट 75 आई को लेकर, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 आई के अंदर इंडिया गवर्नमेंट ने अभी $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है सबमरीन अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। और इसमें पाकिस्तान चाइना को काउंटर किया है बहुत अच्छे से। कैसे काउंटर किया है वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो इसके अंदर हुआ क्या है कि इंडिया और जर्मनी, ठीक है, दोनों कंट्री ने मिलके चीजें चीजें की हुई हैं, ठीक है। और जिसमें क्या है कि इस जो ये आपका $8 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है, इसमें आपकी सिक्स डीजल आपकी जो टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन बनाने का प्लान है, ठीक है। और इन सबमरीन्स में क्या होगा, इन सबमरीन में जो इन सारे 6 सबमरीन हैं, इनकी जो स्पेशलिटी होगी वो क्या होगा। सबसे पहले स्पेशलिटी होगी लॉन्ग अंडर वाटर डेटरेंस, ठीक है। लॉन्ग वाटर के अंदर मतलब कि काफी टाइम तक ये जो अपकमिंग सारी सबमरीन्स है वो रह सकेगी, पहला, ठीक है। जिससे क्या होगा, पाकिस्तान और चाइना पे हम लोग अच्छे से काउंटर नजर रख सकते हैं ओशियंस के अंदर, अब उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम भी यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, ये पूरा प्रोजेक्ट भले ही इंडिया जर्मनी के काउंटर पे है, लेकिन इसको मेक इन इंडिया के तहत ही बनाया जाएगा, ठीक है। और मेक इन इंडिया के जो हमारी एमएसएमई है, एमएसएमई के अंदर इतने वर्कर्स हैं, उनको जॉब मिलेगी, वो अलग मिलेगा, सब चीज मिलेगी, ठीक है। और क्या फायदा होगा इस प्रोजेक्ट से, मतलब कि जो अपनी मेक इन इंडिया वाला है, इकोसिस्टम वाला, वो भी बन जाएगा, ठीक है। और अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा अभी आगे, लेकिन आप लोगों को पता भी होगा, आपने देख लिया होगा कि जर्मनी के चांसलर जो है वो आए हुए हैं यहाँ पे इंडिया में। तो हमको देखने को मिल सकता है इस प्रोजेक्ट के अंदर और भी चीजें क्या डेवलप होगा, क्या कैसे इसको और अच्छे से इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो वो भी हमको देखने वाला पॉइंट यहाँ पे होगा। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारी आई हुई है इंडिया जर्मनी। देखो वो मैंने बोला बातचीत भी आ गई इंडिया जर्मनी की, वही मैंने बोला। तो इंडिया जर्मनी पीएम मोदी ने जर्मनी चांसलर जो थे वजह से उनसे मीटिंग की, और वहाँ पे अहमदाबाद में मीटिंग हुई थी ये, ठीक है। अहमदाबाद में काफ़ी सीईओज की मीटिंग हुई थी। तो ये उनका तरीका था, मतलब कि सीईओ की मीटिंग करने के बाद उन्होंने इस पे फोकस किया कि कैसे हम अपने जर्मनी और इंडिया की जो रिलेशन है उसको बूस्ट किया जाए, और इन्वेस्टमेंट और सारी चीज़ें बढ़ाई जाएँ, ठीक है। तो क्या 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 डिस्कस हुआ हम देखते हैं अभी। तो डिस्कस क्या हुआ कि पहली बात तो पीएम मोदी ने तो जर्मनी के चीज लोगों को थैंक यू बोला कि हमारे जर्मनी के साथ है ना 75 ईयर्स हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन की, ठीक है। तो 75 ईयर्स डिप्लोमेटिक रिलेशन के हो गए हैं, तो उसको सेलिब्रेट किया दोनों लीडर्स ने। और उसके बाद फिर मीटिंग की सीईओज के साथ में अहमदाबाद में, ठीक है। और जिसमें उन्होंने बताया कि हमें अपने हमें अपने ट्रेड को और डाइवर्सिफाई करना होगा, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा दोनों कंट्रीज में आपस में, ठीक है। और जो मतलब कि वो जो बातचीत चल रही थी, तो उस बातचीत में निकल के आया कि इनका मतलब कि हमारा और जर्मनी का 50 बिलियन जो डॉलर है उसका उससे ऊपर का ट्रेड हो चुका है, 50 बिलियन प्लस का, ठीक है। तो आने वाले ईयर्स में और भी ज़्यादा डील हमको देखने को मिल सकती है, और ये 50 बिलियन प्लस का जो इन्वेस्टमेंट है और भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और एक चीज़ और हो सकती है एक चीज़ क्या हो सकती है कि जो वो है अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि लीडर्स है, टेक्नोलॉजी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इन्वेंशन है, जैसी फील्ड्स में उसमें भी कॉपरेशन हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है इंडिया रैंक 64th ग्लोबली इन द एआई एडॉप्टेशन, ठीक है। तो की अंडरवेस्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ने स्टडी की, और उसमें इंडिया की रैंक 64th आई है ग्लोबली, पूरी दुनिया में एआई को अडॉप्ट करने में। अब कैसे है, माइक्रोसॉफ्ट की ग्लोबल स्टडी में के मुताबिक इंडिया का एआई एडॉप्शन रैंक दुनिया में 64th है, मतलब कि पूरी दुनिया में हमारी रैंक 64 आती है एआई को अडॉप्ट करने को लेकर, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया कि 2025 में एआई डिफ्यूजन 15.7% था। इसके साथ में ग्लोबल एवरेज था 16.3%, तो हम ग्लोबल एवरेज से थोड़ा नीचे हैं, ठीक है। और इसके साथ में जो एआई और एडोप्टेशन गैप है, ठीक है, उसमें उन्होंने बताया कि थोड़ा रिच और रिच रिच मतलब कि जो रिच रिच कंट्री हैं और थोड़ी पुअर कंट्री हैं, उनके बीच में डिफरेंस है। मतलब इंडिया तो मिडिल कंट्री है, मिडिल लेवल इनकम इंडिया की है, ठीक है। और उन्होंने बताया कि जैसे यूएई हो गया, सिंगापुर हो गया, यूरोपियन नेशंस हो गए, वो एआई पे काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया इंडिया से आगे निकल गए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यार जैसे बाकी कंट्रीज हैं वो आगे निकल गए, ठीक है। लेकिन देखो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा, चलो ये तो रिपोर्ट हो गई, लेकिन आप लोग ये देखो कि
2014 में हमारी कंडीशन कैसी थी? 2014 में हमारी कंडीशन वैसी थी कि हमारे घर में टॉयलेट तक नहीं थे, टॉयलेट नहीं थे, किचन वगैरह मतलब सिलेंडर वगैरह कुछ नहीं थे। उस फेज से पीएम मोदी यहाँ तक लेके आए हैं, तो ताकि हम अब अपने अपने आप को रैंक तो कर पा रहे हैं 64 ग्लोबली में। और आगे जाके हम भी बनाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं कि नहीं बनाएंगे, पर करेंगे, हम करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है। हाँ, ऐसा हम बिल्कुल, हम इस बात से डिनाय नहीं करते हैं कि एआई एडॉप्टेशन बिल्कुल कम है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि हमारा सिविक सेंस ही नहीं है अच्छा ना, हमारा सिविक सेंस ही अच्छा नहीं है, तो टेक्नोलॉजी कहाँ से अडॉप्ट कर लेंगे, वो चीज़ है, नो डाउट। बट ये भी है कि गवर्नमेंट काम, ये तो ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट टायरलेसली काम कर रही है, बिल्कुल, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अगर इसमें डाउट नहीं है कि हमारी रैंक 64 है, तो इसमें भी डाउट नहीं है कि गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट बिल्कुल काम कर रही है, गवर्नमेंट जो है बिल्कुल काम कर रही है, ये कोई भी डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ, लेकिन जो है कि काम जो है, काम स्लो है। अब आप लोग जानते हो ना, डेमोक्रेसी में चीज़ें स्लो ही होती हैं, डिसीजन मेकिंग तो स्लो होती है, इम्प्लीमेंटेशन तो स्लो होता है। ठीक है, हर चीज़ स्लो होती है, तो हमारा भी यही सामूहिक स्लो स्लो चीज़ें होंगी, लेकिन हाँ, होगा ये जरूर है। ठीक है, विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है डीआरडीओ तरफ से। डीआरडीओ ने डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है थर्ड जनरेशन फायर एंड पॉकेट पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है। तो ये जो है, ये देखो टेस्ट किया है। ठीक है, ये जो है मैन जो है मतलब हमारा सोल्जर है, इसको फायर कर सकता है, मतलब कि ये वो ना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, पोर्टेबल पोर्टेबल मतलब कि इसको मैन जो है यूज कर सकता है। तो इसमें क्या है, डीआरडीओ टेस्ट किया है कि पहली बात तो थर्ड जनरेशन फायर एंड पॉकेट। ठीक है, फायर पॉकेट जनरेशन की है, मैन पोर्टेबल है। ठीक है, थर्ड जनरेशन है, एंटी एंटी टैंक वाली है, मतलब कि टैंक को मार सकती है, ये एंटी टैंक वाली है कि एंटी टैंक की गाइडेड मिसाइल है। ठीक है। इस मिसाइल साथ में इसमें जो जो सारी तो मतलब कि जब डीआरडीओ ने टेस्ट किया, तो फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला कि बहुत बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड, वेल डन, और भी चीज़ें ऐसे हम आप लोग आगे करते रहो, और देश को जो है, देश को और आगे बढ़ाते रहो। तो ये थैंक्स टू डीआरडीओ एंड जो भी उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जितनी भी सपोर्टिव कंपनीज हैं। ठीक है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको थैंक यू सो मच, है ना। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है, ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है बहरा बटालियन से। बहरा बटालियन टू मेक द इंडियन आर्मी डे परेड डेब्यू एट जयपुर ऑन 15 जनवरी 2026। ठीक है। तो ये देखो बहरा बटालियन है, ये बहरा बटालियन को आई थिंक जून जुलाई में आप लोग देख लेना, शायद जून जुलाई 2025 में ही बनाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही इनको बनाया गया था। ठीक है। और ये जो है, ये इस जो बटालियन, इसकी स्पेशल चीज मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये पहली बात तो इंडियन आर्मी की एलाइट कॉम्बैट यूनिट है, मतलब कि एलाइट कॉम्बैट जो है यूनिट इंडियन आर्मी की, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये जो है बटालियन है, वो लॉर्ड शिवा के रूप में इंस्पायर्ड है, मतलब कि जो इनका मतलब कि भगवान है, जो हर बटालियन का अपना एक पर्टिकुलर गॉड होता है ना, तो इनका जो गॉड है भगवान शिव है। ठीक है। दूसरे और तीसरी बात क्या है कि इसमें इस बटालियन में 200 से 250, ठीक है, जो रफ एस्टिमेट फिगर है, वो 200 से 250 सोल्जर्स, जो हाईली ट्रेन सोल्जर्स हैं, मतलब कि बेसिकली बहुत सीधी बात है, जब एलाइट कॉम्बैट फोर्स है तो उसमें हाईली ट्रेन सोल्जर्स होंगे ना, तो 200 से 250 सोल्जर्स इस पूरे बटालियन में जो है। और क्या है, ठीक है, इसमें इनको 200 से 250 सोल्जर्स जो हैं, ये स्पेशली ट्रेन है फॉर, पता क्या, ड्रोन्स, सर्विलांस, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रैपिड रेट्स, मतलब कि जो न्यू वॉरफेयर हमारा न्यू फेस में वॉरफेयर हो चुका है, उस वॉरफेयर में ये सारी फोर्सेस हमारी डिप्लॉय रहेंगी। ठीक है। तो ड्रोन काउंटर करने में, सर्विलांस करने में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने में, इन सारी चीज़ों में हमारे ये सोल्जर्स या हमारी पूरी जी बटालियन, पहला बटालियन, ये पूरी तरह से सक्षम है और आगे बढ़ रही है, क्योंकि हमारे हमारे जो सीओए साहब है ना, चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ, उपेंद्र द्विवेदी साहब जी। ठीक है, साहब जी ने बोला था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, साहब जी ने बोला था कि हमको ऐसी फोर्स चाहिए, मतलब हमको ऐसी बटालियन चाहिए जो अब आने वाले टाइम में ऐसे वॉरफेयर कर सके, क्योंकि हमारे पास वही जो जो पुराने सोल्जर्स जो हैं, तो पुराने सोल्जर्स नो डाउट काफी कैपेबल है, लेकिन वो फिजिकल वॉर में है। अब की जो फाइट होती है, वो फिजिकल वॉरफेयर से ज्यादा ड्रोन पे होती हैं, सर्विलांस पे होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे होती हैं, ऐसी ज्यादा वॉर होती हैं। और ऐसी वॉर से हमें काउंटर करने के लिए फ्रंट पे, स्पेशली फॉर पाकिस्तान, हमें ऐसी बटालियन चाहिए जो ऐसे काम कर सके, इसलिए इसको बनाया गया था। ठीक है। अब अब दूसरी बात, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है
ये जो भैरव बटालियन है, ये भैरव बटालियन अपना जो अपनी पैरासेफ है ना, आप लोग जानते होंगे पैरासेफ को, ठीक है, पैरासूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस, तो इंडियन आर्मी की एलाइट एलाइट पैरासेफ, ठीक है। तो इंडियन आर्मी की जो पैरा अब लोग दिक्कत दिक्कत ये है कि भैरव बटालियन के लोगों ने जैसे मतलब कि इसके बारे में सुना, इसके बारे में उनके जो क्लॉथ वगैरह देखे, ऐसे आप लोग देख सकते हो क्लॉथ को कितने मतलब कि वैसे हैं, ठीक है। तो बेसिकली एलाइट यूनिट ऐसे तो लोगों ने बोला कि फिर पैरा एसएफ में क्या अंतर रहेगा, तो देखो पैरा एसएफ में और भैरव बटालियन में काफी अंतर है। अंतर क्या है, पैरा एसएफ क्यों अलग है, पैरा एसएफ इसीलिए अलग है क्योंकि पैरा एसएफ का रोल होता है डीप स्ट्राइक करना। आप लोग जानते हो कि पैरा एसएफ कहाँ मतलब कि पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक कर चुकी है, म्यांमार के अंदर कर चुकी है। तो पैरा एसएफ का काम होता है कंट्री के किसी दूसरी कंट्री में अंदर घुस के उनको मारना, ठीक है। लेकिन ये जो है ये भैरव बटालियन है, ये इनको बोला जाता है डेजर्ट डेजर्ट आपके फाल्कन्स, इनको बोला जाता है डेजर्ट फाल्कन्स, ठीक है। तो ये जो डिप्लॉय रहते हैं ये आपकी किसी कंट्री के अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है। भैरव बटालियन किसी कंट्री के अंदर जो है नहीं जाती है। ये ये आपके क्या इसलिए होते हैं क्योंकि इनको जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अभी ये जो फोटो है ना, ये फोटो जो है ये फोटो है आपकी एक्सरसाइज अखंड प्रहार की, ठीक है। अखंड प्रहार की जब एक्सरसाइज हुई थी तो उसके तो बेसिकली ये लोग, मैंने बताया ना पाकिस्तान से, तो राजस्थान का जो एरिया है ना वेस्टर्न वाला, ठीक है। वेस्टर्न वाला जो रीजन है उसमें उसमें ये डिप्लॉय रहते हैं, ठीक है। तो डे नाइट वॉरफेयर में फ्रंट पे ये लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये जो भैरव बटालियन है, ठीक है, और पैरा एसएफ है, पैरा एसएफ भैरव बटालियन और इंडियन आर्मी, ठीक है। इन जो भैरव बटालियन होगी अब इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी की जो नॉर्मल सोल्जर्स हैं और पैरा एसएफ है उनके बीच में ब्रिज का काम करेगी ये बटालियन। ब्रिज का काम कैसे करेगी, क्योंकि इनके पास में पुरानी स्किल्स तो होंगी, साथ में जो न्यू स्किल्स हैं, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि अभी के टाइम पे वॉर कैसा हो रहा है, अभी के टाइम पे वॉर ऐसा हो रहा है कि पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ठीक है। दूसरा आपका कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी आपका हो गया है, वो तो बात अलग है, वो अलग वो हो गई ह्यूमन इंटेलिजेंस वाली, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन सर्विलांस, ठीक है, और आपका सर्विलांस जो नॉर्मल होता है वो, तो उसके लिए अब इंडियन आर्मी के जो नॉर्मल सोल्जर्स होंगे वो अगर फ्रंट पे रहेंगे तो ये बीच में रहेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर कर रहे हैं, ड्रोन वॉरफेयर कर रहे हैं, तो ये इनपुट पैरा एसएफ को भी दे सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा करेंगे। तो बेसिकली ये ब्रिज बन रही है और ये हमारी प्लानिंग इंडियन आर्मी के सीओ साहब की, ये हमारे जनरल ओपी साहब की, उन्होंने बताया इसे प्लान को किया था एग्जीक्यूट, ठीक है। तो उनका ही प्लान था। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है वहाँ से न्यू दिल्ली। हुँ, तो न्यू दिल्ली से ये जो है न्यूज़ आई है, ठीक है। तो हुआ क्या है कि यूएस के एम्बेसडर जो हैं इंडिया में, उन्होंने बोला है कि इंडिया गेट टू पैक्स सेस्का, ठीक है, उसको जो है जॉइन करने के लिए इन्होंने इन्विटेशन दिया है, ठीक है। तो ये क्या है कि जो यूएस के एम्बेसडर हैं ठीक है, उन्होंने उन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है, ठीक है, वो स्ट्रांग है और पीएम मोदी ट्रम्प के बीच में रियल फ्रेंडशिप के साथ टाइज आगे बढ़ने का मिशन है। तो उन्होंने बोला कि हम जो यूएसए के मतलब यूएस के एम्बेसडर जो हैं, यूएस के एम्बेसडर ने बोला कि इंडिया और यूएस का रिलेशन काफ़ी अच्छा है, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती काफ़ी अच्छी है, और उन्होंने बोला कि हम इसको ऐसे ही आगे बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन रियलिटी पता है कि इसको कैसी दोस्ती चल रही है इस टाइम पे, ठीक है। तो वो सबको पता है, लेकिन उन्होंने बोल दिया, ठीक है। अब इन्होंने बात और बोली, यूएस ट्रेड डील नेगोशिएशन रिपीट चल रही और अगली कॉल ट्रेड कॉल 13 जनवरी को होगी, ठीक है। तो अब जो इंडिया और यूएस के ट्रेड की बातचीत चल रही है, बेसिकली पूरी कहानी तो यहीं पे अटकी हुई है। इंडिया और यूएसए के ट्रेड के ऊपर ही कहानी पूरी बची हुई है, क्योंकि जैसे ही ये ट्रेड डील ट्रेड डील साइन होगी तो एक्सेप्ट है कि वो टैरिफ जो है हट जाएंगे, तो वहाँ पे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगली जो ट्रेड डील की बातचीत हो रही है वो होगी 13 तारीख को, 13 जनवरी को होगी, ऐसा बताया उन्होंने। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और उन्होंने बताया कि नो पार्टनर मोर एसेंशियल फॉर देन इंडिया, और दोनों कंट्री सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि सिक्योरिटी, एनर्जी, और भी टेक हो गया आपका, काउंटर टेररिज्म हो गया आपका, इन सारी चीज़ों पे भी वर्क करती हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि देखते हैं मतलब कि और कैसे चीज़ें होती हैं, वो तो 13 तारीख को चलेगा पता कि ट्रेड डील में अभी कितना डेवलपमेंट हुआ है कितना नहीं हुआ है, ठीक है। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने बोला है कि बैंकिंग सुपरविजन नीड टू शिफ्ट फ्रॉम स्नैपशॉट चेक
टू कंटिन्यू ओवर स्टेट। ठीक है, तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने बोला कि भाई जो सब सुपरविजन ट्रेडिशन है स्नैपशॉट्स का जो है मॉड्यूल को काफी नहीं है, क्योंकि क्योंकि होता क्या है कि अब डिजिटल रिस्क आपके हो गए हैं। ठीक है, बहुत फास्ट हो गए हैं, तो इसलिए कंटिन्यूस ओवर स्ट्राइक जरूरी है। तो उन्होंने बोला कंटिन्यूस ओवर स्ट्राइक है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि डिजिटल जो है आपके रिस्क बहुत ज्यादा हो गए हैं, वो ज्यादा हो गए, इसकी वजह से हमें कंटिन्यूसली चीजें करनी पड़ेंगी, कंटिन्यूस चेक करना पड़ेगा। उन्होंने उन्होंने बोला कि बैंक सिर्फ क्वार्टरली या पीरियडली इंस्पेक्शन या के डिपार्टमेंट नहीं डिपेंड नहीं रह सकते। उन्होंने बोला कि बैंक जो है क्वार्टरली करते हैं चेक या फिर ईयरली चेक करते हैं। तो उन्होंने बोला कि अब जो पुराना सिस्टम आप फॉलो करते हो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपके रिस्क काफी ज्यादा है। रिस्क तो आपका हर 2 दिन में हो सकता है या हर 2 दिन में चांस बन सकते हैं उसके। ठीक है, तो हमें रेगुलरली चेक करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा हो नहीं रहा है, कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा है, ऐसा चेक करना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि हमें वो चीज़ें चाहिए और सब कुछ चाहिए। और कि उन्होंने बोला कि सुपरविजन से बैलेंस शीट और प्रोसेस चेक करने के लिए आगे बढ़कर ऑपरेशनल डाटा को पूरे डाटा को हमको देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, आरबीआई ने बोला कि आरबीआई ईयर अराउंड लॉन्ग और ऑपरेशनल डिसिप्लिन रखने, कस्टमर्स कंप्लेंट रूट कॉजेज और तक एनालाइज करने और इकोसिस्टम लेवल पर जस्ट समझे, ना सिर्फ कंप्लेन टेक तक करे, फोकस करें। तो आरबीआई ने बोला कि जो कंज्यूमर कंप्लेन है उसको भी सीरियसली लिया जाए और उस पर ज़्यादा काम किया जाए। बेसिकली बैंक्स को जो है अब रेगुलर करने की बारी है, क्योंकि आरबीआई ने बोला है कि हमको जो डिजिटल अरेस्ट सॉरी डिजिटल रिस्क जो होते हैं डिजिटल रिस्क जो होते हैं वो अब ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमको रेगुलरली बैंक को मॉनिटर करना होगा और बैंक को खुद अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी कि जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या कंप्लेन है, कैसे काउंटर आ रहा है, क्या चीज़ आ रही है, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, विद दिस हम चलते हैं हमारी वीडियो के एंडिंग में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।